हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या मुझसे ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो जल्दी से दबा दीजिए वो सब्सक्राइब का बटन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो कब तक ऐसे देखोगे छुप छुप के वीडियो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। एंड स्टार्ट से पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। एंड उसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह कहीं पर भी पूछ सकते हो। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो बेझिझक पूछ लिया करो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं, जो कि हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं, पूरा करती हैं। पर हम हर चीज़ को जो है रिसोर्स नहीं बोल सकते, सिर्फ वही चीज़ जो हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मीन्स जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको यूज़ करने लायक बना सके। साथ ही साथ वो हमें कोई ना कोई तरह का बेनिफिट मीन्स एडवांटेज प्रोवाइड भी करे। मीन्स हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें एडवांटेज भी तो चाहिए, ठीक है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स आसपास के लोग उसे यूज़ भी कर पाए, तो वही सब होते हैं रिसोर्सेस। You can see a samosa like structure or you can say mad angles like structure। इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है? वैसे मेरा तो समोसा है, तो आपका क्या है बताना। ओके, तो इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर बताया गया है रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ह्यूमन बीइंग जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से नेचर से लिए गए हुए रिसोर्सेज को यूज़ करने लायक बनाता है, और फिर इंस्टीट्यूशंस जो कि कंट्रोल करती हैं कि ये रिसोर्सेज जो हैं अच्छी तरह यूज़ हो रहे हैं कि नहीं। तो ये तीनों आपस में जो है इंटरडिपेंडेंट है, आपस में कनेक्टेड है। अब रिसोर्सेज को 4 तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें आता है बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक वो जो कि लिविंग होते हैं, जिनमें जान होती है, जैसे कि फ्लोरा एंड फौना, हमारे पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ उसमें आता है। एंड अबायोटिक जो कि नॉन लिविंग होते हैं, और उसमें आते हैं हमारे रॉक्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसमें आते हैं रिन्यूएबल, जो कि ख़त्म नहीं होते और उनको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। एंड वहीं पर नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम इजीली दोबारा से नहीं बना सकते, उनको बनने में कई सालों लग जाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। एंड हमने क्रूड ऑयल के बारे में भी पढ़ा था, कौन से चैप्टर में? इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट में, जिसको आपने अगर नहीं देखा अच्छे से तो जाकर देखो, लिंक मैंने प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें आते हैं इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो कोई ऐसा रिसोर्स जिस पे सिर्फ तुम्हारा ही हक हो। जैसे कि कोई तुमसे पेन मांगता है, तुम्हारा फेवरेट, तो तुम क्या बोलते हो? वो मेरा फेवरेट पेन है, वो मेरा ही है, मैं क्यों दूँ, है ना। तो वो जो रिसोर्स है, वो जो पेन है, वो सिर्फ तुम्हारा है, ठीक है, उस पर तुम्हारा राइट है। सो थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। उसमें सबसे पहला है इंडिविजुअल, ऐसा रिसोर्स जिस पे सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार हो। जैसे कि कोई तुम्हारा पेन है, जब कोई तुमसे मांगता है तो तुम क्या बोलते हो कि ये जो है ये मेरा ही पेन है, तुम अपना यूज़ करो, है ना। तो वो जो पेन है उस पर सिर्फ तुम्हारा राइट है, वो तुम्हारी रिसोर्स है ना। सेकंड, कम्युनिटी, जो कि जिस रिसोर्स पे पूरी एक कम्युनिटी का राइट हो। जैसे कि आपके पार्क्स होते हैं, तो आप सिर्फ उस पर अपना हक नहीं जता सकते कि मैं ही खेलूँगा यहाँ पर। वहाँ पर जो है उस एरिया के सभी लोग खेल सकते हैं, उस पार्क में घूम सकते हैं, तो वो उस पूरी कम्युनिटी का है। अब आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करती हैं, और उनको कोई भी एक कंट्री अपनी मर्जी के अनुसार यूज़ नहीं कर सकती। फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। सबसे पहले वो रिसोर्सेज जिनमें क्षमता है कि जो हमारे काम आ सकते हैं, इस एरिया में पाए गए हैं और हमारे यूजफुल भी हैं, पर इनको अभी तक यूटिलाइज किया ही नहीं गया। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो कि हमारे आसपास भी हैं और हमारे पास उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी भी है, और साथ ही साथ इंसान उसे यूज़ भी कर रहे हैं। स्टॉक रिसोर्सेज,
वो रिसोर्सेज जो कि हमारे आसपास है, जिनमें पोटेंशियल भी है, बट हमारे पास जो है प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व्स रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिनको यूज़ करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी है, पर हम उनको प्रिजर्व सेव करके रख रहे हैं फॉर फ्यूचर जनरेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, हमारे काम आते हैं, तो उसे जो है लोगों ने फ्री का गिफ्ट समझकर ऐसे अंधाधुंध यूज़ किया, जिसकी वजह से अब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब फर्स्ट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो रिसोर्सेज हैं धीरे धीरे जो है वो कम होने लग जाएंगे। अब सेकंड है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। जब रिसोर्सेज सिर्फ कुछ ही तरह के लोगों के पास ज़्यादा पहुंच जाता है तो वो उसका यूज़ करेंगे, ठीक है, और फिर जो बाकी लोग हैं वो यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा, जो सोसाइटी है वो दो तरह से बढ़ जाती है, एक रिच में एक पुअर में। रिच वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, पुअर जो उन सब रिसोर्सेज का अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पाते। अब थर्ड है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जब हम नेचर के द्वारा दिए गए रिसोर्सेज को बहुत ही गंदी तरह यूज़ करेंगे बिना सोचे समझे, तो उससे क्या होगा, हमारे नेचर पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा। उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो जैसे हमने पढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी यही बोला गया है कि डेवलपमेंट करो, रिसोर्सेज का यूज़ करो, पर एक लिमिट में, ताकि उससे हमारे नेचर एनवायरनमेंट को किसी भी तरह की हानि भी ना हो और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स भी उन सभी रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। ये वाली टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने किस चैप्टर में पढ़ी थी? इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट में। अगर आपको याद है इसकी डेफिनेशन तो फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में। ये अगर हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज उन लोगों तक पहुंचे जिनको उसकी ज़रूरत भी है, ठीक है, और उसका प्रॉपर वे में यूज़ भी करे, इसीलिए एक प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी हम चाहते हैं कोई भी चीज़ अच्छे वे में हो, उसके लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उसमें आते हैं हमारे डिफरेंट स्टेप्स, जिसमें सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, जिसमें हम देखते हैं, सर्वे करते हैं कि कहाँ पर कौन से तरह के रिसोर्सेज मौजूद हैं, कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में, ठीक है, इसकी हम पूरी तरह से लिस्ट बनाते हैं। फर्स्ट हमने ये तो देख लिया कि रिसोर्सेज कहाँ पर मौजूद हैं, कितनी क्वांटिटी में, बट अब हम उन सबको सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि अब हम उन सारे रिसोर्सेज को कौन सी टेक्नोलॉजी की हेल्प से निकालेंगे और उसके लिए हमें किस तरह के लोग चाहिए रहेंगे, और साथ ही साथ वो इंस्टीट्यूशंस जो इन सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे। थर्ड स्टेप इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब जैसे हमने अपना तो देख लिया कि हमने ये सब रिसोर्सेज को निकालना है, उसका हमने पूरा प्लान बना लिया, पर क्या वो रिसोर्सेज हमारी पूरी कंट्री ओवरऑल जो है हमारी कंट्री को फ़ायदा दे रही है कि नहीं, ये सब भी हमें देखना पड़ता है। हमने ये तो देख लिया कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है और हम कैसे कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स पर, लैंड रिसोर्सेज। अब हम डेली जितनी भी हम सारे अपने डेली के एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब लैंड पे करते हैं, तो वो हमारे लिए कितना ज़रूरी रिसोर्स है। तो जैसे आपको नीचे एक लड्डू दिख रहा होगा, उसकी तरफ आओ, सॉरी लड्डू नहीं, पाई चार्ट। तो उसमें बताया गया है कि 43% ऑफ द एरिया हमारा इंडिया में वो प्लेन्स है, माउंटेन्स 30% है एंड प्लेट्यूज 27%। हमने देखा कि हमारे लिए लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और कितनी क्वांटिटी में किस तरह का लैंड हमें मौजूद है, पर अब हम उनको किन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, तो वो 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट इज़ फॉरेस्ट, इसमें क्या आते हैं हमारे फ्लोरा एंड फौना, जितने भी तरह के पौधे हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, वो वहीं सब रहते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब हम वहाँ पर कल्टीवेशन क्यों नहीं कर सकते, उसके भी 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला बैरन एंड वेस्ट लैंड, क्योंकि अब वो ज़मीन जो है उस खेती करने लायक नहीं बची, अब वो एक तरह से ज़मीन जो है ख़राब हो चुकी है। या तो सेकेंड पॉइंट लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, मीन्स हम उस ज़मीन को एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करना चाहते, वहाँ पर खेती नहीं करना चाहते, तो अब हम लैंड को दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हमारा थर्ड आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड।
उसमें फर्स्ट है परमानेंट पॉस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। अब ऐसा लैंड जो कि हम खेती के लिए तो यूज़ नहीं कर रहे, तो अब हम उसको और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसा एरिया देखा होगा आपने लैंड का जहाँ पर घास चढ़ने आती है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड है हमारा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री। अब ऐसा एरिया लैंड का जहाँ पर ऑलरेडी मिसलेनियस ट्री जो है वो होती हैं उस एरिया पर, बट वहाँ पर हम खेती नहीं कर रहे किसी प्रकार की। अब नेक्स्ट है हमारा फेलो लैंड्स। अब वो भी दो तरह के होते हैं, एक करंट फेलो जिसको हमने 1 साल तक बिना खेती किए हुए छोड़ दिया हो, ठीक है। दूसरा है हमारा ऐसा अनकल्टिवेटेड लैंड जिस पे हमने 5 साल तक कोई भी कल्टीवेशन ना की हो। फिफ्थ है हमारा नेट सोन एरिया। ऐसा एरिया जहाँ पर साल में एक बार तो हम कम से कम क्रॉप्स वहाँ पर उगाई जाती हैं। और क्रॉस क्रॉप एरिया होता है ऐसा एरिया ऑफ लैंड जहाँ पर साल में एक से ज़्यादा बारी फसल उगाई जा रही है, प्लस द एरिया जहाँ पर साल में बस एक बारी ही फसल उगाई जा रही है। हमारे इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से हमारे पास सिर्फ 93% ऑफ द एरिया है जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन और डाटा हमारे पास है, पर बाकी का 7% का क्या। तो जो बाकी का एरिया है जिसमें आती हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम एंड हमारी जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया जो कि ऑक्यूपाई कर लिया है पाकिस्तान और चाइना ने, तो उस एरिया की हम प्रॉपर डाटा नहीं निकाल पाए हैं, सर्वे नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से उस लैंड की हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। अब आपने जैसे पढ़ा कि लैंड इतना ज़रूरी रिसोर्स है हमारे लिए, हमारे कितने काम आता है, हम डेली एक्टिविटीज़ लैंड पर ही करते हैं, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे जो है ना लैंड की क्वालिटी वो ख़राब होती जा रही है। अब उसकी क्या कारण है, किन वजह से जो है हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है, अब हम वो देखते हैं। रीज़न है ओवर ग्रेजिंग। तो जब हमारी जो कैटल्स होती हैं, जब हम उनको घास देते हैं खाने को, ऑफ कोर्स उनके पास स्पेशल प्लेट्स तो होती नहीं है हमारी तरह, ज़मीन पर ही खाती हैं। तो जब वो ज़्यादा खा लेती हैं तो जो उसमें सॉइल की हमारी जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो उसे भी ख़राब कर देती हैं। माइनिंग, अब आपने देखा होगा माइनिंग साइट्स होती हैं जहाँ से मिनरल्स को निकाला जाता है, पूरा प्रोसेस होता है। जब उनका हो जाता है तो उसके बाद वो लैंड को वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, तो वो भी एक वन ऑफ द रीजंस है लैंड डिग्रेडेशन का। ये वही होता है जैसे कि इंसान ने अपना मतलब निकाल लिया, जो उसको चाहिए था उसको मिल गया, उसके बाद वो छोड़ के चला गया। जैसे कि आपके दोस्त होते हैं, मतलब के लिए याद करते हैं, जब उनका काम निकल गया तो उसके पूछेंगे भी नहीं। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? हमारा ओवर इरिगेशन। तो जैसे कहते हैं कि फसलों को अच्छी तरह से पानी देना चाहिए, पर जितना ज़रूरत है हमें उतना ही देना चाहिए। किसी भी चीज़ का ओवर अच्छा नहीं होता। तो जब ओवर इरिगेशन हो जाती है तो उससे भी जो है असर पड़ता है हमारी लैंड की क्वालिटी को, लैंड डिग्रेडेशन होता है। रीज़न क्या है, आपने देखा होगा जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है डस्ट बाहर रिलीज़ करती हैं, जो कि आकर जो है सेटल हो जाती हैं हमारी ज़मीन पर। तो उससे होता क्या है, जो सॉइल जो है उसमें पानी सही तरह से नहीं पहुंच पाता। भी एक सबसे बड़ा रीज़न है लैंड को ख़राब करने का। और नेक्स्ट रीज़न है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जो हमारा इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट बाहर निकलता है वो ज़मीन पर पड़ा रहता है, जिससे कि जो हमारा लैंड है वो एकदम वेस्ट हो जाता है और ख़राब हो जाता है, जिसे हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ भी नहीं कर सकते। और इससे जो है लैंड और वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो अब आपने देखा कि हमारा लैंड किन किन वजह से ख़राब होता है। अब जैसे समस्या है तो उसका समाधान भी होगा ही, है ना। तो अब आपके माइंड में आया होगा कि अब हम अपने लैंड को किस किस वे से जो है ख़राब होने से बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं कंजर्वेशन मेजर्स, जिन मेजर्स के द्वारा हम अपने लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट इज़ अफॉरेस्टेशन। तो इसमें क्या है, तो पहले हम क्या कर रहे थे, पेड़ों को काट रहे थे। अब हमें लगानी है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे, जिससे क्या है कि सॉइल भी हमारी अच्छी रहेगी। दूसरा, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग।
तो जहाँ पर पहले हमने देखा कि कैटल्स जो थी वो ऊपर की सॉइल की लेयर को ख़राब कर देती थी, तो अब हमें क्या करना है कि प्रॉपरली मैनेज करना है। कोई देखना है कि किसी भी तरह जो कैटल्स है वो ऊपर की जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको ख़राब ना करे। Is proper management of wastelands, control of mining activities, and proper discharge and disposal of industrial effluents and wastes after treatment. जैसे हम बताया कि जो माइनिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो वो लैंड को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको ऐसे ना छोड़ा जाए, ठीक है। और साथ ही साथ जो आप देखते हैं कि जो डिस्चार्ज जो कि गंद वेस्ट निकलता है हमारी इंडस्ट्री से, उसको भी सही जगह प्रॉपर वे में डिस्चार्ज किया जाए। तो ये सब हमने पढ़े कुछ सॉल्यूशंस जिसकी हेल्प से जो है हम लैंड को ख़राब होने से रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में बस हम इतने ही पोर्शन को कवर करेंगे। इसका पोर्शन हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, एंड साथ ही साथ मेरी सारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ खूब सारा शेयर करना। और अगर किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किधर किधर? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, जिन सब का लिंक आपको मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।